बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये खुशकिस्मती की बात है हमारी कि जिस तरह इस रीजन में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चीज़ें कंट्रोल्ड रही। हम लोगों ने मुख्तलिफ औकात ने, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ चीज़ें जो मेजर्स लिए वो बड़े अहम थे, उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उसका रिजल्ट भी हमें मिला कि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस इस रीजन में जिस तरह तेज़ी से फैला वो यहाँ पर उस स्पीड से नहीं फैला, लेकिन जितनी देर होगी ये हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू किए हुए, अभी उतनी तेज़ी से लोग वैक्सीनेट हुए नहीं। उस पर गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, कैसे इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाएगा, आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक बड़ी अहम चीज़ कि बहुत से लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई ही नहीं लेकिन उनके पास उसके सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे जो है वो गवर्नमेंट पकड़ेगी, उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा, इसको भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ब्राय हेल्थ। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम सबसे पहले तो अभी जिस स्पीड से आपने एक पीटीवी को इंटरव्यू भी दिया उसमें आपने बताया जी कि अभी तकरीबन 10% लोग हैं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के जो फुली वैक्सीनेट हो गए। आपका क्या ख्याल है कि ये स्पीड हमारी ठीक है वैक्सीनेशन के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान दुनिया में 5th पॉपुलस मुल्क है, यानी कि हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। जो बाकी मुल्कों के लोग जब बताते हैं कि उनकी 50% हुई है या 40% हुई है, तो उनकी टोटल पॉपुलेशन कुछ लाख में होती है। किसी ममालिक की 25 लाख है पॉपुलेशन, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 70 लाख है, 80 लाख है। तो वो जब ये बताते हैं कि हमने इतने % वैक्सीनेट कर लिया है, तो आपने नंबर्स अगर आप देखें तो वो नंबर्स बहुत थोड़े होते हैं। पाकिस्तान में 10% पॉपुलेशन का मतलब है कि आपका 2 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं 22 करोड़ की आबादी में से। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारी स्पीड जो है वो बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में सेटिस्फैक्ट्री है। शुरू में ये प्रोसेस जरूर स्लो था कि जो हमें पहला करोड़ था उसको अचीव करने में 113 दिन लगे थे 1 करोड़ को वैक्सीनेट करने में, मगर अब जो है हम 1 करोड़ का हदफ जो है वो 1 हफ्ते में अचीव कर लेते हैं। डेली 12, 13, 14, इवन 15 लाख तक डेली वैक्सीनेशन हो रही है। तो अब स्पीड बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है और हमारा टारगेट है कि 2021 के आखिर तक हम अपनी 80% आबादी को जो है जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत बहुत सारे मेजर्स ले रही है इस वक्त। मोबाइल वैक्सीनेशंस भी जगह जगह जो है वो भी हो रही है। तकरीबन 30% आबादी जो डेली की जो वैक्सीनेट हो रही है वो मोबाइल वैक्सीनेशंस के थ्रू हो रही है। उसके अलावा मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हर जगह पे मौजूद है। छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी अब तो छोटे शहरों के अंदर भी मौजूद है, बिल्कुल तहसील लेवल पे DHQ हॉस्पिटल्स में भी मौजूद है। तो अब मैं समझती हूँ कि हमारी वैक्सीनेशन सेटिस्फैक्ट्री जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, हम लोगों ने देखा कि शुरू में जब वैक्सीनेशन लगाने का आगाज किया गया उस वक्त 21 दिन का टाइम दिया गया कि 21 रोज के बाद सेकेंड डोज लगेगी, फिर बाद में 40 दिन तक भी चलेगी, फिर 28 दिन तक। तो वो इसमें काफ़ी चेंज आता रहा, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स सामने आई, अब पता नहीं वो ठीक थी या गलत थी, आप चूँकि डॉक्टर भी हैं तो ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोगों के जहन में ये भी कन्फ्यूजन है कि पहले ये कहा गया था कि 17 से 24 दिन के अंदर अंदर वैक्सीन का लगना जरूरी है, फिर बाद में 40 दिन का आ गया सेकंड डोज के हवाले से, अब 28 दिन का। तो इसमें कोई मसला तो नहीं होता अगर डेज आगे पीछे हो जाते हैं? नहीं, देखिए जी, ये सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि ये वैक्सीन दुनिया में पहली दफा बनी है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी दुनिया सीख रही है। और WHO और जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की, वो इसकी हर चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो पहले इनिशियली जो टाइम पीरियड रखा गया था कि 21 डेज का गैप, उसके बाद इसको बढ़ाया गया। तो ये बिल्कुल WHO की और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक ये गैप बढ़ाया गया था। उस वक्त थोड़ा सा ये था कि हमें ये इंश्योर करना था कि किसी डोज की शॉर्टेज ना हो और फराहमी जो है वो फर्स्ट डोज की जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। तो बीच में थोड़ा इशू आया था कि हमारे पीछे से कंसाइनमेंट्स आने में थोड़ा सा डिले हुआ था, जिसकी वजह से टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की राय के साथ और WHO के अप्रूवल के साथ ये गैप जो है बढ़ाया गया। इसका कोई नुकसान नहीं है और बल्कि बाज स्टडीज में तो ये भी पता चला कि अगर गैप थोड़ा बढ़ जाए तो फायदा भी होता है। अच्छा, मतलब अब जिस तरह मॉडर्ना है, मॉडर्ना का 28 दिन के बाद लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि 28 रोज के बाद आपने दूसरी डोज लगवानी है,
तो आप क्या समझती हैं एज ए हेल्थ एक्सपर्ट भी कि कितने दिन तक सेकेंड डोज लग जाए, क्योंकि बहुत से लोग उसमें नहीं जा पाते, तो कितने दिन का गैप अगर मजीद रहे तो वो ठीक है, उसमें वैक्सीन लगने से कोई मसला नहीं होगा, कोई और साइड इफेक्ट नहीं होगा और वैक्सीन अपना असर जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखा देगी। जी देखिए, एक आध हफ्ता डोजेस ऊपर नीचे होने से जो है वो किसी किस्म का भी गलत इफेक्ट नहीं होता, ना ही उसकी इफादियत कम होती है। ठीक है, मगर बहरहाल लोगों को चाहिए कि जो डोज की डेट दी गई है उसके ऊपर वो जरूर जाए, पर अगर किसी वजह से कुछ 2-4 दिन 5 दिन का डिले हो जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। अच्छा मैम, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे ये प्रॉब्लम आ रही है, खवातीन खासतौर पर नहीं लगवा रही, जो प्रेग्नेंट हैं औरतें वो नहीं लगवा रही कि पता नहीं इससे क्या इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट ने तो बड़ी मैसिव कैंपेन की लोगों को एजुकेट करने के इस हवाले से, तो आप ज़रा प्रोग्राम के तवज्जुह से बताइएगा कि वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जो मदर जो फीड करती हैं बच्चे को, उनके लिए वैक्सीन लगवाने का कोई मसला तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। शुरू में हमारे पास इतना क्लिनिकल डेटा नहीं था, इसलिए हम इसको बड़े वसूख से नहीं कह पा रहे थे, मगर अब हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस आ गया है और गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दी गई है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ये तमाम वैक्सीन जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, साइनोफार्म हो गई, साइनोवैक हो गई, मॉडर्ना, फाइजर, ये तमाम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बिल्कुल सेफ है और वो बिल्कुल उनको जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसके अंदर कोविड के केसेस के साथ बहुत सारी मदर्स जो है वो डिलीवरी के टाइम पे आ रही हैं और ये वो टाइम होता है जब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये आपके तवज्जुह से ये जरूर मैसेज देना चाहूंगी कि तमाम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो फौरी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और इसके लिए कोई टाइम नहीं है कि जी हमने पहले महीने दूसरे महीने, वो किसी टाइम पर भी जाके प्रेगनेंसी के दौरान लगवा सकती हैं। अच्छा मैम, कितना ज़रूरी है जो पहले के चेक्स है, कुछ जो पहले की कुछ रीडिंग्स हैं जिस तरह ब्लड प्रेशर है या टेम्परेचर है, ये इसका ठीक होना कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन से पहले? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया, हम खुद भी जब वैक्सीनेशन के लिए गए सेंटर्स में, कि वहाँ पर अमला को इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहा, कोई लोग किसी से तो पूछा भी नहीं जा रहा कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है या टेम्परेचर तो नहीं है, और वो खुद ही लिख के आगे डॉक्यूमेंट जो है वो फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? और या अगर टेम्परेचर किसी को है या ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो क्या उसको अफेक्ट कर सकती है वैक्सीन जो है? देखिए, जिनको टेम्परेचर है उनको तो वैसे भी बताया जा रहा है कि बुखार के दौरान वैक्सीनेशन नहीं होती है, बुखार उतरने के बाद कुछ दिन के बाद वो अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। और वैसे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर हर सेंटर के अंदर नर्सेज और अमला मौजूद होता है जो कि वैक्सीनेशन रूम में जाने से पहले ब्लड प्रेशर और बुखार को मॉनिटर करता है। अगर किसी जगह पे ये नहीं हो रहा तो वो गलत है, ये होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट हो तो जरूर बताएं। मैं तो आई विटनेस हूँ एक्सपो सेंटर में। हम जब खुद गए तो हमसे भी उन्होंने वर्बली पूछा आपको टेम्परेचर तो नहीं है, चेक नहीं किया उन्होंने। वो कहने पर जब मैंने इसरार किया कि आप चेक करें कि मुझे टेम्परेचर है या नहीं, या मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, तो फिर उन्होंने बड़ा मुंह बना के चेक किया, अदरवाइज वो लोग तो वहाँ पे किसी को चेक नहीं कर रहे थे। हाँ जी, नहीं ये गलत है, चेक होना चाहिए। इसके बारे में इसको मैं जरूर चेक करूंगी, मगर ये कि मैं समझती हूँ कि हर जो कोई भी वैक्सीन करवाने जा रहा है उसको इस चीज पे इसरार करना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल है उसको वहाँ का अमला फॉलो करे। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आखिर में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। अब वो किस तरह इस माशरे के लिए वो किस कदर खतरा है मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है? कोई ऐसी कुछ चीज है जिससे इसको मेक श्योर किया जाए कि ये बंदा बाकी वैक्सीनेटेड है या नहीं? जी देखिए, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल वेरीफाई हो सकता है। 1166 पे अगर आपका आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे तो अगर आप निम्स का जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे तो वो फौरी तौर पे उसमें आपको जवाब आ जाता है, और अगर नहीं होंगे तो पता चल जाता है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट फेक है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि लोगों को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। इस वक्त हम एक नेशनल कैलेमिटी, ऐसे डिजास्टर से गुजर रहे हैं जिसमें हम सबका कौमी फरीजा है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। मैडम, कथा कलामी की माज़ीद जो आपने बात की, क्रॉस चेक की है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उसके ऊपर मैसेज किया जाए तो वो बिल्कुल रिप्लाई आ जाता है कि कब वैक्सीन लगी और वैक्सीनेटेड है बंदा या नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका मैसेजेस आ रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड है लेकिन असल में उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। कि कुछ लोगों ने सिस्टम को बाईपास किया है कि वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद वो जो नेक्स्ट रूम होता है वैक्सीनेशन का, उनका सिस्टम में डेटा एंट्री हो जाती है
मगर वो जो वैक्सीनेशन वाला रूम है उसमें वो नहीं जाते हैं। तो इस चीज को नोटिस में ले लिया गया है और इसके बारे में बिल्कुल स्टेप्स लिए गए हैं कि इंश्योर किया जाए कि जो रजिस्टर्ड होता है उसको कोई टोकन ऐसा इशू हो कि वो वैक्सीन उसको लगेगी तभी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनल होगी। ये बिल्कुल हम नोटिस में आया था और इसको एड्रेस किया गया। बिल्कुल ठीक। मैडम आखिर में मुझे बूस्टर डोज के हवाले से बताइएगा कि हमने 1 अक्टूबर से सुना था कि गवर्नमेंट से बूस्टर डोज शुरू कर रही है, लेकिन बाद में WHO की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया पे हमने ये रिपोर्ट भी देखी कि WHO कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो पाकिस्तान में अभी बूस्टर डोज लग रही है या नहीं, दूसरा मेडिकली जिस तरह WHO की जो हमने खबर सुनी, आप उसके हवाले से बता सकते हैं कि वाकई बूस्टर डोज लगवानी है या नहीं लगवानी? देखिए WHO जो है वो किसी मेडिकल रीजन की वजह से मना नहीं कर रहा तीसरी बूस्टर डोज का, बल्कि वो इसलिए मना कर रहा है कि अभी दुनिया के बहुत से गरीब ममालिक ऐसे हैं जहां पर अभी लोगों को वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो ये इक्विटी का इशू है कि उनको ये है कि पहले हर शख्स तक वैक्सीन पहुंच जाए तब तीसरी बूस्टर डोज लगे। तो हमारे मुल्क में भी बूस्टर डोज सिर्फ उन लोगों को लग रही है जिनकी कोई मजबूरी है, जिन्होंने बाहर ट्रेवल करना है किसी ऐसी कंट्री में जहां पर हम यहाँ की लोकल लगी हुई वैक्सीन जो हमारी साइनोफार्म या साइनोवैक थी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको फिर फाइजर या मॉडर्ना की या किसी ऐसी वैक्सीन जो कि उस मुल्क में एक्सेप्टेबल है उसकी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अदरवाइज अभी आम पब्लिक के लिए बूस्टर डोज पाकिस्तान में भी नहीं लग रही। तो मैडम वो शख्स जो पहले किसी को कोई और वैक्सीन लगी है, मिसाल के तौर पे किसी को साइनोफार्म लगी हुई है, उसको दोनों डोजेस लग चुकी हैं, तो उसके बाद उसको बूस्टर डोज अगर किसी और वैक्सीन की लगती है तो उसका तो कोई असर नहीं होगा उसकी? नहीं जी, 4-5 मंथ्स के गैप से आप लगवा सकते हैं, उसका कोई मेडिकल कोई साइड इफेक्ट या कोई उसका बुरा इफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है, वो लग सकती है, मगर अभी सिर्फ उन्हीं को लग रही है कि जिनको ट्रैवलिंग का इशू आ रहा है। बिल्कुल ठीक मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, तफसीली तौर पर उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है और किन लोगों के लिए बूस्टर डोज के हवाले से खासतौर पे हम देख रहे थे कि बहुत से लोग परेशान थे कि जिन्होंने पहले किसी और कंपनी की वैक्सीन लगवाई हुई है वो अगर जाते हैं और दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगती है तो उस हवाले से उनको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उन्होंने तफसीली तौर पर बताया। सारी चीज़ें आपके सामने रखी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।